नमस्ते श्रेयै राधिकायै परायै। नमस्ते श्रेयै राधिकायै परायै। नमस्ते नमस्ते मुकुंद प्रियायै। सदानंद रूपे प्रसीद त्वमन्ता। प्रकाशे स्फुरन्ते मुकुंदेन सार्धम्। आज हम शास्त्रीय आचार्य कक्षाओं के छात्रों के लिए वास्तु विज्ञान के अंतर्गत अधीत पाठ्यक्रमानुसार आंतरिक वास्तु श्रृंगार इस विषय पर अपना मंतव्य छात्रों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं डॉक्टर भास्कर शर्मा श्रोत्रिय, प्राचार्य एवं ज्योतिष विभागाध्यक्ष, राजकीय महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, गांधीनगर, जयपुर, राजस्थान। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करने जा रहे हैं जिसकी सत्ता को तो स्वीकार करते आए हैं, किंतु उसकी वैज्ञानिकता से बहुत परे है। आज बौद्धिक चेतना इस ऊंचाई तक पहुंच गई है कि बिना प्रमाण के तथ्य को स्वीकार करना संभव नहीं होता है। हमारे आचार्य कहते हैं कि यह वास्तु विज्ञान सत्य है या विज्ञान है। इतना कहना पर्याप्त नहीं है। बहुत से लोगों से मंथन करने के बाद आज हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वास्तु विज्ञान अणुवाद के सिद्धांत पर है एवं पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा कंपन, इन तीनों पर समवाय समवायी सिद्धांत पर वास्तु विज्ञान की रचना की गई है। इसे कपोल कल्पना या आडंबर कहना अज्ञानता का परिचय है। अधिकांशतः आचार्य इसे ज्योतिष शास्त्र का अंग मानते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि यह शिल्प साहित्य के अंतर्गत है। मुख्यतः वास्तु विज्ञान के दो पक्ष हैं। पहला पक्ष बाह्य तथा दूसरा आभ्यंतर। बाह्य पक्ष पर विस्तृत विवेचना की जा चुकी है तथा की जा रही है, किंतु आभ्यंतर पक्ष की प्रस्तुति सर्वथा नवीन दृष्टि है। आज हम इसी संदर्भ पर विचार करने जा रहे हैं। मनुष्य के बाह्य सौंदर्य के साथ साथ आंतरिक सौंदर्य की आवश्यकता पर बल दिया जाता है। जिस प्रकार नारीषु सधवा श्रेष्ठा, सधवासु श्रृंगारिणी, श्रृंगारिणीषु भामा ही, भामिनीषु पतिव्रता, अर्थात स्त्रियों में सौभाग्यवती, श्री संयुता, कुंकुम सीमंतिनी श्रेष्ठ मानी गई है और सौभाग्यवती स्त्रियों में भी श्रृंगारिणी को श्रेष्ठ माना गया है और श्रृंगारिणियों में भी स्वाभिमानिनी तथा स्वाभिमानिनी में पतिव्रता को श्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक इसी प्रकार भवन अर्थात गृह का होना शुभ है और भवन में सजावट का होना उत्तमता का प्रतीक है। और सजावट भी यदि वास्तु विद्या के युक्त हो तो वह भवन अति श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। बाह्य सत्ता तो औरों को प्रभावित करती है, किंतु आंतरिक सत्ता स्वयं को आनंदित करती है।
ज्योतिष के माध्यम से जातक की आंतरिक प्रवृत्तियों का विवेचन किया जाता है, क्योंकि आंतरिक वास्तु रचना से ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। जैसे वास्तु ज्ञानम विना व्यर्थम आभ्यंतर श्रृंगारकम सौभाग्य रहितम शून्यम यथा रामा श्रृंगारकम। वास्तु ज्ञान के बिना भवन की आंतरिक साज सज्जा व्यर्थ है। जैसे सौभाग्य रहित कामिनी का श्रृंगार करना वरदान नहीं अपितु अभिशाप ही है, इसी प्रकार का श्रृंगार सौंदर्य प्रदान नहीं कर सकता। सौभाग्य नियति की निर्मिति है, वैसे ही वास्तु विचार भवन के सुख का आधार होता है। वास्तु के नियम और उपनियम के अनुसार श्रृंगार करना ठीक उसी प्रकार से है जैसे किसी सुंदरी के अंगों में उपयुक्त आभूषण पहनाना। जैसे कहा भी है, अनुभूतिम शरण्याम तु चित्ताकर्षण कारकम वर्तते बाह्य सौंदर्यम सोपानम प्रथमम तदा। बाह्य सौंदर्य के सत्ता का अपना अस्तित्व है। अनुभूति के प्रथम आकर्षण में बाह्य सौंदर्य ही आता है, और यह भी उचित होगा कि बाह्य सौंदर्य आकर्षण की प्रथम अनुभूति अथवा प्रथम सोपान है। किंतु आभ्यंतरम च सौंदर्यम सत्य सत्ता समर्थकम सर्वसंपूरकम नित्यम विद्यते सुखमूलकम। बाह्य और आभ्यंतर दोनों सौंदर्य में मौलिक अंतर यह है कि बाह्य सौंदर्य लोगों की दृष्टि में आकर्षण एवं लुभावना होता है, लेकिन आभ्यंतर सौंदर्य सत्य की सत्ता को समर्थन करता है, सत्य की सत्ता का समर्थक है, समस्त प्रकार की सुविधाओं का पूरक और सुख का कारण है। यथार्थ से ही सुख की अनुभूति संभव है। हम जो कुछ भी जी रहे हैं वह क्या है? दूसरों के लिए तो हम प्रदर्शन प्रस्तुत करते हैं, अभिनय पेश करते हैं, लेकिन हम यथार्थ जीते हैं और वही यथार्थ हमारा आभ्यंतर सौंदर्य माना गया है। आंतरिक वास्तु श्रृंगार की संरचना आदि का वास्तु से गहरा संबंध माना गया है। संबंधस्तु घनिष्ठोस्ति पंचतत्वैस्तु वस्तुतः तेषाम अणुप्रभावैर्हि जायते भूमि जागृति। अर्थात वास्तु के पंच तत्वों से घनिष्ठ संबंध है। इन अणुओं से ही भूमि का जागरण होता है तथा अणु विषमता होने पर भूमि में विकृति आना सहज है तथा नक्षत्रीय रश्मियों से जीव का स्फुरण होता है और बुद्धि, मन व शरीर में सहज रूप से परिवर्तन होते हैं। और कहा भी गया है, जीवन स्फुरणम स्थैर्यम नक्षत्राद गत रश्मि भी शरीरे मानसे बुद्धौ जायते परिवर्तनम। ग्रह नक्षत्र रश्मीनाम वास्तु भूमेश्च सद्मनः समवायात् स्फुरतो वाभ्यंतरम ही प्रसाधनम। इसलिए वास्तु और रश्मियों के समवाय संबंध से भवन के आभ्यंतर संसार का वातावरण जन्म लेता है। इसी समन्वित वातावरण में प्रत्येक गृहस्थ जीवन जीता है, और यदि उसका वातावरण समन्वित है तो जीवन सद्वृत्ति के साथ जीता है। यदि असमन्वित है तो जीवन भी विषम होता है। कहा भी गया है, एवं विनिर्मितम नित्यम परिवेशे प्रकल्पने। गृहस्थः
सर्वदा स्वीयम जीवनम परिजीवति। ग्रह रश्मियों के बलाबल एवं वास्तु भूमि की स्थिति पर विचार करते हुए भवन में आंतरिक कक्षों की साज सज्जा एवं संरचना को पूर्ण करना नितांत आवश्यक है। जैसे एतस्मिन् वास्तु श्रृंगारे अंतः कक्ष प्रसाधनम तत्रात्य वस्तु जातस्य वर्ण रूपम विचार्यते। इस प्रकार वास्तु श्रृंगार के अंतर्गत कक्ष, विविध कक्ष जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, गेस्ट रूम, किचन आदि के श्रृंगार साज सज्जा पर विचार करना तथा इन कक्षों में रखी जाने वाली वस्तुओं एवं उनके रंग रूप आदि का विचार किया जाना आवश्यक है। रंग का अपना सिद्धांत है। प्रकृति ने अनेक रंग प्रदान किए हैं, किंतु इनका प्रभाव अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वास्तु श्रृंगार के अंतर्गत रंगों की अपनी प्रभुता है। रल्लकम कंबलम क्षोम आच्छादक वितानके पर्यंकमुपसंदीषु समस्त तरणमासनम निचोलम चाधनीशारम कौशेयम रांकवम पटम प्रवारकम परिधानम तथा जवनिका बुध गृहस्थोपयोग्यानि अन्य वस्तूनि यान्यपि विभिन्न वर्ण संयोगात् गृह रश्मि नभिकृष्य च प्रभावयन्ति तत्रत्यान् सूक्ष्म रूपेण वासिनः तस्मात् दुःखम सुखम चापि हानिर्लाभ प्रवर्तते। रल्लकम अर्थात गलीचा या कालीन आज के सभ्य एवं समृद्ध घर से लेकर मध्यम घरों तक इसका बहुत उपयोग होता है। सामान्य घरों में इसके लिए दरी व चटाई का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार कंबल, क्षोम, दुकूल, आच्छादक यानी चादर, वितानक यानी चांदनी, मच्छरदानी, पर्यंक पलंग एवं उपसंदिका तकिया, मसनद आदि पर समास्तरण, खोलियां जिसे पिलो कवर कहते हैं, आसन अर्थात कुर्सी, निचोल, नैपकिन, टेबल पोश, रुमाल, निशार, रजाई, कौशेय, रेशमी, टेरिकोट, नायलॉन इत्यादि के वस्त्र, रांकव ऊनी वस्त्र, स्वेटर आदि, पट साधारण वस्त्र, प्रावारक ओढ़ने वाले वस्त्र, तौलिया आदि परिधान, धोती कुर्ता इत्यादि, जवनिका प्रत्येक घर में लगाए जाते हैं। जवनिका अर्थात पर्दे, कर्टेन, गद्दे इत्यादि, ये सभी इस जीवन के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं। इनका जीवन से घनिष्ठ संबंध है। किस व्यक्ति को कौन सा वर्ण अनुकूल रहेगा, यह विचार गृहस्थ के नक्षत्रादि बल और भवन के तत्वों के सामंजस्य से सुनिश्चित किया जा सकता है। घर में रंग काष्ठादि के स्वरूप का निर्धारण वर्ण के आधार पर हो और वर्ण का निर्णय नक्षत्र राश्यादि क्रांति पर निर्भर करता है। ये छोटी छोटी बातें जीवन को आंदोलित करती है। सुख, दुख, हानि, लाभ की अनुभूति कराती है। सर्वप्रथम हम कक्ष का चिंतन करते हैं। कक्ष का आयतन
मित्रों, एक भूमि पर अनेक भवन, एक भवन में अनेक कक्षों का निर्माण होता है। कक्ष कार्य एवं व्यवहार के लिए उपयोगी होते हैं, इसलिए कक्ष के आयतन का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कक्ष के आयतन की भुजा पौनी नहीं होनी चाहिए, न्यून नहीं होनी चाहिए। आभ्यंतर कक्ष का माप सम होना चाहिए या विषम आयतन कैसा भी हो, किंतु माप में ऊनता नहीं होनी चाहिए। जैसे 20 बाई 19, 10 बाई 9, 18 बाई 19। इस प्रकार ऊनता न्यूनता के निमित्त बन जाती है और नेष्ट कही जाती है। यदि पूर्ण माप अर्थात 3/4 को स्थान दिया गया तो निश्चित ही घर में अशांति का प्रादुर्भाव रहेगा, परिवार पीड़ा से संत्रस्त रहेगा। अतः सुख शांति हेतु कक्ष के आयतन का विचार अत्यंत आवश्यक है, न्यून नहीं हो। अब कक्ष के अंदर फर्श किस प्रकार का हो, मर्जी आए जैसा ही बना दिया जाता है, लेकिन नहीं, हमारे आचार्यों ने इसका भी विधान बताया है। कक्ष में फर्श का ढलान उत्तर दिशा की ओर मुख्यतः पूर्वोत्तर कोण में न रखें। ऐसा होने पर आय यथावत रहेगी, किंतु व्यय भार इतना बढ़ जाएगा कि ऋण के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। आचार्य कहते हैं, अजिरम चोत्तरे कोणे शुभम नास्ति कदाचन, अन्यथा न भवे तत्र धन धान्य सुसंचय। निकासश्चोत्तरे कोणे शुभम नास्ति कदाचन, आय व्ययो भवे तस्मात् आयतात्वधिकम सदा। उत्तर कोण विशेषतः पूर्वोत्तर कोण में निकास मार्ग तथा गर्त, नाला नाली आदि नहीं रखें, क्योंकि ऐसी स्थिति अपव्यय कारक हो जाती है। फर्श किस प्रकार का निर्मित करें, इसका भी वर्णन मिलता है। फर्श के लिए चिप्स एवं चौके लगाते हैं, टाइलें लगाते हैं। इसमें काले रंग के पत्थर का प्रयोग अधिक नहीं करें। इसके आधिक्य से राहु की रश्मि को बल मिलता है और गृहस्थ जीवन चिंताग्रसित हो जाता है। फर्श के लिए अधिक सफेद पाषाण का उपयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल व्हाइट स्टोन का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। सामान्यतः आजकल मार्बल का प्रयोग व्हाइटिश देखा जाता है। दूधिया वर्ण के चौके जड़ने से व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, क्योंकि शुक्र की रश्मियों के कारण वह महत्वाकांक्षा को प्राप्त करता है तथा भौतिक दौड़ में वह अपनी शांति को खो देता है। यदि शुक्र उच्च राशि का एवं बलवान हो तो सफेद संगमरमर का पत्थर शुभ कारक होता है, फर्श शुभ कारक होता है। ऐसा गृहस्थ राजा तुल्य वैभव को भोगता है। शुक्र के निर्बल होने पर वह दूषित हो जाता है, वह मार्बल लगाना दूषित हो जाता है। गुरु एवं शुक्र के एक ही स्थान में अथवा समान रश्मियों के अथवा दोनों का एक ही नक्षत्र में हो तो दुख का कारक मानते हैं। कक्ष में सफेद एवं पीत वर्ण का अधिक प्रयोग आत्मक्लेश कारक बनता है। फर्श के डिजाइन के विषय में कहते हैं कि प्रांगणे स्वस्तिकम चिन्हम, प्रांगणे स्वस्तिकम चिन्हम देवानां प्रतिमा तथा शंखम चक्रम गदा पुष्पम तोरणम मुकुटस्तथा पुस्तकम लेखनी वीणा
आकृति पशुपक्षिणाम सर्पाकारस्तथा रेखा अंडाकृति रथायुधम षट्कोण अथवा कुंभम रचनीयम कदापि न अन्यथा धनहानि स्यात् विद्वेषो वा गदस्तदा। यहाँ पर फर्श में किस प्रकार की आकृतियों की संरचना की जा सकती है उसके बारे में बताया गया है। स्वस्तिक चिन्ह, देवी देवताओं के चिन्ह, शंख आदि की आकृति अंकित नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनोवैज्ञानिक विद्रूपता जन्म लेती है। षटकोण कुंभादि की आकृति का अंकन होने से धन की हानि की संभावना होती है। सुखमय जीवन की प्राप्ति हेतु सर्वतोभद्र का अंकन, सप्तदल का अंकन अथवा अष्टदल के प्रतीक स्वरूप पुष्प की आकृति, चतुर्वर्ग कमल चिन्ह की आकृति, शक्करपारे की आकृति एवं चुनड़ी आदि डिजाइनों का संरचना करना शुभ माना गया है। कहा है प्रांगणे सर्वतोभद्रम सप्तदल मथाष्टकम चतुर्वर्गम पद्मचिन्हम शर्करा पर्वचिन्हकम सर्वदा सौख्यदम ज्ञेयम चूर्णिकांचल चित्रणम। अब इसके साथ साथ शौचालय के विषय में बता रहे हैं। शौचालयस्य निर्माणाद उत्तरादिशि सद्मनः दूयते मलिनम चित्तम सर्वस्वे संस्थिते सदा। अर्थात पूर्वोत्तर कोण में, नॉर्थ ईस्ट में लेट्रिन नहीं बनवानी चाहिए। ऐसा करने पर मन मलिन हुआ कष्ट सा पाता है। सब कुछ है किंतु कुछ भी नहीं है ऐसी अनुभूति मिलेगी। अतः शौचालय में कमोड नैऋत्य तथा दक्षिण दिशा में बैठाया जाना चाहिए। मलमूत्र त्यागते समय आपका मुख पूर्व अथवा पश्चिम में नहीं हो। शौचालय स्थापना पश्चिम, दक्षिण या वायव्य कोण में कर सकते हैं। वेस्ट में, साउथ में या नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं। इसी के साथ शयन कक्ष का चिंतन करते हैं। शयन कक्ष कहां होना चाहिए? शयन कक्ष की ऊंचाई पौनी नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जीवन दुखी हो जाता है तथा संघर्ष की स्थिति से गुजरना पड़ता है। कक्ष में जगह जगह जालियां, खूंटियां आदि नहीं होनी चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन की नींद सुखमय नहीं हो पाती है। रात भर सोएगा लेकिन उसको नींद नहीं आएगी। इसलिए कक्ष की दीवारें जितनी स्वच्छ एवं छिद्र रहित होगी उतनी ही शांति एवं जीवन सुखी होगा। इस विषय में वर्णन भी करते हैं आचार्य। विच्छंदक विटकानि भवेयुर्न बहूनि च अन्यथा सुखदो निद्रा तत्र स्थिर नहीं लभ्यते। शयन कक्ष में शयन के लिए पर्यंक की स्थापना, पलंग की स्थापना वास्तु के अनुरूप करनी चाहिए। जहां तक संभव हो शयन कक्ष के दक्षिण भाग में पलंग अर्थात बेड लगाना चाहिए। दक्षिण भाग में पर्यंक की स्थापना करके उत्तराभिमुखी होकर शयन करना चाहिए। कक्ष के पश्चिम भाग में भी पर्यंक स्थापित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में पूर्वाभिमुखी होकर शयन करना चाहिए।
दक्षिण दिशाभिमुख शयन कभी भी नहीं करना चाहिए। सिरहाना हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिणी दीवार की ओर होना चाहिए, न कि उत्तरी दीवार की ओर। शयन कक्ष में पूर्व दिशा में पर्यंक स्थापित करते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्तर या पश्चिम दिशा की ओर मुख करके शयन करना चाहिए। कक्ष में यदि पूर्व या उत्तर दिशा में पर्यंक के लिए स्थान सुलभ हो तो कभी दक्षिणाभिमुख शयन नहीं करना चाहिए। इस विषय में वर्णन भी करते हैं, पर्यंकम स्थापितम यच्च पूर्व भागे थवोत्तरे, पूर्व भागे अथवा उत्तरे भागे, तदानीम शयनम नेष्टम दक्षिणाभिमुखम तदा। पलंग के दक्षिण भाग में छोटी टेबल होनी चाहिए। शयन कक्ष में दरवाजे के पास पलंग को स्थापित नहीं करें। दरवाजे से कुछ दूर अशांति एवं व्याकुलता बनी रहती है। स्वच्छ पवन के लिए शयन स्थान के सामने वातायन हो तो शुभ होता है। दक्षिण दिशा की ओर तो 2 वातायन रखना घर के लिए शुभ नहीं है। अन्य दिशा में शुभ कारक माना गया है। खिड़की दक्षिण दिशा में न रखी जाए, अन्य दिशाओं में शुभ मानी गई है। स्वच्छानिल प्रवेशाय सम्मुखे भवताम शुभे, दक्षिणे युगपद नेष्टे उभे वातायने गृहे। परिवार के किसी सदस्य को यदि असाध्य रोग हो या लंबा रोग हो तो उसे शयन कक्ष में पलंग के नीचे चांदी के पत्र में घुटी हुई केसर सहित जल भरकर रखना चाहिए। ग्रस्तो वा पीड़ितो वा, ग्रस्तो वा पीड़ितो मर्त्य जायते साध्य रोगतः, शय्ये पात्रम तदा स्थाप्यम शय्या पार्श्वे सकेसरम। इसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव एवं कुंठा हो तो गृहस्थ को अपने कक्ष में घृत का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। कहा भी गया है, वैमनस्यम तथा कुंठा भवेत् दाम्पत्य जीवने प्रज्वालयेत् तदा कक्षे गृहस्थो घृत दीपकम। कई परिवारों में देखा गया है, विवाह को, एक दंपति के विवाह को कई वर्ष बीत जाते हैं लेकिन संतति नहीं हो पाती है, और हो भी जाती है तो कन्या रत्नों की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति हेतु शयन कक्ष के ईशान कोण में पर्याप्त स्थान खाली छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार कक्ष में सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अग्नि कोण को छोड़कर सोफा आदि की स्थापना करनी चाहिए। इस कोण में टीवी या अन्य उपकरण होने चाहिए। बैठक अथवा रहने का कमरा भवन के दक्षिण दिशा में होना चाहिए। बैठक में फर्नीचर तथा सोफा मेज आदि पूर्वी तथा उत्तरी दीवारों की ओर न रखकर पश्चिमी ऐसी वस्तुओं को रखना चाहेंगे जो अन्यत्र न हो अथवा किसी बड़े घर में ही स्थापित हो। इसी अनुकरण या अनुपम दृष्टि से अनेक गृहस्थ अपने घर या कक्ष में कैक्टस के पौधे, कांटेदार झाड़ियां या कांटों वाले गुलदस्ते सजाते हैं। वास्तु विज्ञान की दृष्टि से यह सर्वथा अनुपयुक्त है, अनुचित है, उचित नहीं है। कटीले पौधे गृहस्थ में भी कांटे पैदा कर देते हैं। इसके लिए आचार्य बता रहे हैं, वास्तु विज्ञान दृष्टि प्रशस्यम न
कदापि ड्राइंग हॉल में पूर्वजों के चित्रों को, फोर फादर्स के चित्रों को दक्षिणी दीवार पर ही लगाना चाहिए। अन्य दीवारों पर लगाने से अशांति ही प्राप्त होती है, हमें भी और पूर्वजों को भी। एवं घर में आईने घर की उत्तरी या पूर्वी दीवारों पर लगाने चाहिए। कांच, मिरर। घर की दक्षिणी दीवार पर मिरर की स्थापना कभी भी न करें। घर के मुख्य द्वार के ठीक विपरीत दिशाओं में तार, ओम, स्वस्तिक तथा अन्य प्रतीक चिन्हों से रोग एवं भय से निवृत्ति तथा सुख की प्राप्त कर सकते हैं। भवन के अपने इस कक्ष में लड़ते हुए जानवर, घोड़े, दौड़ते हुए शिकार, आग पर रखी हुई कोई वस्तुएं, फल फूल रहित तो पेड़, भूसा आदि से भरे हुए जानवरों के चित्र अथवा प्रतीक दीवारों पर नहीं लगाने चाहिए। इससे अशांति, कटुता और विद्वेष की संभावना बनी रहती है। ऐसे चित्र भी नहीं लटकाएं जिनमें कबूतर, कौवा, शेर, सर्प, गिद्ध, उल्लू, चमगादड़, घोड़े आदि हों। ये भी वर्जित माने गए हैं। घर में कोष की स्थापना कहाँ की जाए? कोष रखने का आदर्श स्थान उत्तर दिशा को माना गया है, जिस पर धन के अधिष्ठात्री देव भगवान कुबेर की प्रभुता मानी गई है। नकदी रखने की अलमारी, आभूषणों का डिब्बा, बहुकीमती वस्तुओं की अलमारी, ये सभी दक्षिणी या पश्चिमी दीवार के पास घर की उत्तरी दिशा में होनी चाहिए, ताकि वे धन को आकर्षित करते रहें। और इस आकर्षण को करने के लिए पूर्व या उत्तर मुखी इसको, अलमारी को, सेफ को या कोष को रखना चाहिए। इसके पश्चात अब हम चिंतन करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर। गृहस्थ जीवन में महिलाओं का आधे से ज्यादा समय उनका उस भवन के रसोई घर में व्यतीत होता है, जिसे पाकशाला कहा गया है, किचन। रसोई के लिए सर्वोत्तम आदर्श स्थान दक्षिण पूर्वी कोना क्षेत्र है, जिस पर अग्नि की प्रभुता है, जो अग्नि और ताप का देव है। दूसरा विकल्प रसोई घर को उत्तर पश्चिम कोने में रखने का है। रसोई की स्थापना उत्तर पश्चिम कोने में की जा सकती है। रसोई की स्थापना दक्षिण पूर्वी कोने में, साउथ ईस्ट में की जाती है। रसोई घर उत्तर पूर्व, मध्य उत्तर, मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, मध्य दक्षिण या केंद्र में नहीं बनानी चाहिए। इसी प्रकार से यह शयन कक्ष, पूजा घर या शौचालय के नीचे या ऊपर नहीं होना चाहिए। रसोई घर के विभिन्न दिशाओं में रखने के विभिन्न प्रभाव आचार्य विशेष रूप से बताते हैं। यदि रसोई घर उत्तर पूर्वी स्थान में बनाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में, तो गृहस्थ जीवन में भारी खर्च और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। यदि रसोई की स्थापना पूर्व दिशा में करते हैं तो गृह मालिक अनेक प्रकार के स्वास्थ्य रोगों से पीड़ित होता है और सभी सुखों के बावजूद अप्रसन्न रहेगी।
गृह की मालकिन। रसोई की स्थापना यदि दक्षिण पूर्व में की जाती है, साउथ ईस्ट में, तो घर की मालकिन आदर्श महिला कहलाएगी, स्वस्थ रहेगी और प्रसन्न रहेगी। रसोई की स्थापना यदि दक्षिण दिशा में, साउथ में की जाती है ठीक, तो मालकिन को अशांति और मानसिक तनाव हमेशा संत्रस्त करता रहेगा। दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर यदि किया जाता है तो अनेक बीमारियां और मानसिक अवसाद प्राप्त होगा। रसोई की स्थापना यदि पश्चिम दिशा में की जाती है तो बालिकाओं के माध्यम से प्रसन्नता, कभी कभी घर के सदस्यों में कलह की प्राप्ति होती है। उत्तर पश्चिम दिशा में यदि रसोई की स्थापना की जाती है, निर्माण किया जाता है, तो भारी खर्च की प्राप्ति होती है और तनाव हमेशा बना रहेगा। उत्तर दिशा में रसोई बनाने पर ज्ञान और बुद्धिमत्ता पूर्ण बच्चे आजीविका और संपदा को लेकर के कुछ असंतुष्ट दिखाई देंगे। उत्तर दिशा में चूंकि कुबेर का स्थान है, इसलिए आयाद अधिको व्ययः, जितनी प्राप्ति होगी उससे ज्यादा व्यय हो जाएगा। ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान का घनिष्ठ संबंध माना गया है, क्योंकि खगोल का भूगोल से घनिष्ठ संबंध है। इनमें कुछ अनुकूल एवं प्रतिकूल चिंतन हमारे आचार्यों ने प्रतिपादित किए हैं। रसोई कक्ष के अंदर जल स्थान नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। जल से संबंधित आरओ इत्यादि की स्थापना भी हम नॉर्थ ईस्ट में करते हैं। घर में पूर्व दिशा की ओर आप गैस के चूल्हे को स्थापित कर सकते हैं। साउथ ईस्ट कॉर्नर के ऊपर चूल्हे की स्थापना की जा सकती है, किंतु नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसे सरका करके चूल्हे को स्थापित नहीं करें। जितने भी अग्नि से संबंधित यंत्र हैं, माइक्रोवेव इत्यादि, वो दक्षिण दिशा में स्थापित करें, दक्षिणी दीवार की ओर स्थापित करें। वास्तुशास्त्र के अनुरूप फ्रिज की स्थापना दक्षिण पश्चिमी भाग में की जा सकती है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को खाली रखें अधिकतर। उत्तरी दीवार को खाली रखें, वार्डरोब इत्यादि की रचना नहीं करें उस स्थान पर। दक्षिणी दीवार की तरफ भारी सामान को रखा जा सकता है। रसोई का स्टोर बनाया जाए, दक्षिणी दीवार के पीछे की तरफ बनाया जा सकता है। इस प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए यदि हम वास्तु के अनुरूप संरचना करते हैं, इन छोटी छोटी वस्तुओं को स्थापित करते हैं, तो जीवन में हम अधिकतर सुख को प्राप्त कर सकते हैं, शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि व्यक्ति को डाइनिंग रूम में डाइनिंग टेबल के ऊपर फल की टोकरी रखनी चाहिए। जल से भरा हुआ एक पात्र रखना चाहिए जिसमें पुष्प दिखाई दें
डाइनिंग टेबल के ठीक पास वाली दीवार पर एक आईना लगाया जा सकता है, जिसमें डाइनिंग टेबल पर रखे हुए जल के पात्र तथा जो फल रखे गए हैं वो दिखाई दें। इस प्रकार से करने पर व्यक्ति के मन में प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। यदि हम रसोई में दक्षिणी भाग की तरफ चूल्हा रख कर के भोजन बनाते हैं तो बनाने का स्वाद ही कुछ बदल जाता है। कितना ही मन से बनाया हुआ भोजन भी स्वादिष्ट नहीं लगता, किंतु पूर्वी दिशा के मध्य भाग में अथवा अग्निकोण में रखे हुए चूल्हे के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वह बिना मन के भी बना लिया जाएगा तो स्वादिष्ट लगेगा और सद्गृहिणी के लक्षण सभी को दिखाई देंगे। बना हुआ भोजन अधिक करने पर भी सुपाच्य होगा। इसी के साथ हम जब चिंतन करते हैं कि वास्तुशास्त्र एक विज्ञान है, इसको शास्त्र नहीं माने, और पंच तत्वों के अनुरूप इसकी संरचना को स्वीकार करते हुए घर के मध्य भाग को खाली रखें, वहां पे वजन वाली कोई भी टेबल इत्यादि नहीं रखें। इन्हीं शब्दों के साथ शोधार्थियों के लिए, शास्त्रीय आचार्य कक्षा के छात्रों के लिए वास्तु से संबंधित आंतरिक वास्तु श्रृंगार का आज यह आपके सामने प्रस्तुतिकरण हुआ है। अगले भाग में हम बाह्य वास्तु के बारे में चिंतन करेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु ज्योतिषम।